अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं न्यायपालिका की एक शक्ति के बारे में जिसे न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। भारत की न्याय व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजी शासन काल के दौरान ही हो गई थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई, लेकिन आज भी हमारी न्याय व्यवस्था का स्वरूप औपनिवेशिक बना हुआ है। अंग्रेजी का प्रभाव देखा जा सकता है न्यायालयों के अंदर। न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी है, लंबी है और आज भी सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सारी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया है और माना है कि न्याय व्यवस्था को आम जनता का जीवन सुधारने के लिए कुछ मूलभूत कदम उठाने चाहिए। इस तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था का स्वरूप बदल रहा है और न्यायपालिका रचनात्मक हो गई है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया है और कुछ ठोस कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम उठाया है जनहित याचिकाओं को मान्यता दी गई है। जनहित याचिकाओं का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति या समूह की तरफ से वाद ला सकता है या मुकदमा लड़ सकता है जिससे कानूनी अधिकारों से वंचित किया गया है, और न्यायालय में लिखित शिकायत करने पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है, एक्शन ले सकता है। भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत बिहार की भागलपुर जेल से हुई थी। बिहार की भागलपुर जेल के पुलिस आयोग के सदस्य के रुस्तम जी ने सर्वोच्च न्यायालय को एक लेख लिखा जिसमें बताया गया था कि बिहार की जेल में बहुत सारे विचाराधीन कैदी बिना कार्यवाही के जेल में पड़े हैं। इनके पास ना तो जमानत देने वाला था और ना ही कोई वकील। इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने में 18 महीने से ज्यादा का समय लग रहा है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से भारत के अंदर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई और अनुच्छेद 21 की नई व्याख्या से भी जनहित याचिका को बढ़ावा मिला। अनुच्छेद 21 के अंदर कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति से ना तो उसका जीवन छीना जा सकता है, ना ही उसकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। आमतौर पर यह माना जाता है सरकार कानून बनाकर किसी इंसान की जिंदगी छीन सकती है या किसी की स्वतंत्रता छीन सकती है। मेनका गांधी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून विवेकपूर्ण और न्याय संगत होने चाहिए। यानी अब न्यायालय इस बात की भी जांच करता है कि सरकार के जरिए बनाए गए कानून विवेक संगत हैं, न्यायपूर्ण है या नहीं। अगर न्यायालय पाता है कि ये कानून न्यायपूर्ण नहीं है तो न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय का काम है नागरिकों की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और लोगों को न्याय प्रदान करना। इसलिए न्यायालय ने असमर्थ पिछड़े हुए लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे एक बार चांदनी चौक के अंदर पुलिस ने एक फेरी लगाने वाले व्यक्ति को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। न्यायालय के सामने जब उस व्यक्ति को पेश किया गया तो पुलिस ने यह दलील दी कि यह इंसान सामान बेचकर जाम लगा रहा था, रोड जाम कर रहा था, जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी। अब न्यायालय ने उस व्यक्ति से पूछा, उस व्यक्ति ने यह जवाब दिया कि साहब मैं तो एक गरीब इंसान हूं और मेरे पास कोई रोजगार नहीं, इसलिए मैं ये सामान बेचकर अपना घर चलाता हूं। फिर न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि इस तरीके के लोगों को गिरफ्तार करके ना लाया जाए। यानी फेरी लगाना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हाँ, फुटपाथ लगा लेना या पटरी पर स्थायी रूप से कब्जा कर लेना ये इसमें शामिल नहीं। न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल जो करे वो निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार करे। कस्तूरीमल रेड्डी विवाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यही बताया था कि कार्यपालिका को अपनी शक्ति का इस्तेमाल निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। न्यायालय कानूनों की व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता बन गई कि न्यायालय का काम कानून बनाना नहीं, लेकिन न्यायालय कानूनों की व्याख्या परिस्थितियों के अनुसार कर सकता है और परिस्थितियों के अनुकूल बन सकता है। इस तरीके से न्यायालय एक तरफ विधि का शासन स्थापित करता है, दूसरी तरफ लोगों को न्याय प्रदान करता है। न्यायिक सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ की राजनीति की वजह से लोगों का भरोसा लोकतंत्र से खत्म होने लगा। न्यायपालिका ने लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर दोबारा लाने के लिए और विधि का शासन स्थापित करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया है। ऐसी 4 परिस्थितियां होती हैं जब न्यायालय को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देना पड़ता है। पहली परिस्थिति, जब सरकार अपने कर्तव्यों का पालन ना करे।
और नागरिक अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालय के अंदर याचिका देने लगे। तो इससे जनहित याचिकाओं को बढ़ावा मिलता है। सरकार किसी काम को नहीं करती, जबकि वो काम सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर न्यायालय उस काम को करता है और सरकार से भी कहता है कि अगर हो सके तो आप ये काम करें। दूसरा है, जब सरकार इतनी कमजोर हो जाए कि किसी वर्ग के नाराज होने के डर से कोई फैसला ना ले सके। भारत के अंदर लोकतंत्र है और सरकार जनता की परवाह करती है, सरकार को वोटों से मतलब है। कभी कभी जनता के चक्कर में सरकार फैसले नहीं ले पाती है क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी और कुर्सी को खतरा पैदा हो जाएगा, तो वो काम न्यायालय को करना पड़ता है। और जब सरकार खुद सक्षम होते हुए न्यायालय के माध्यम का दुरुपयोग करना चाहे, सरकार वो काम कर सकती है, लेकिन सरकार जानबूझकर वो काम नहीं करती है। सरकार सोचती है अगर हम ये काम करेंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए सरकार न्यायालय से उस काम को करवाती है। कहने का मतलब ये कि काम सरकार का होता है, नाम न्यायालय का होता है, यानी सरकार न्यायालय के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है। इस तरीके से न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिलता है। और चौथा, जब न्यायालय खुद अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहता हो, तो भारत में इस तरीके की 4 परिस्थितियां जब न्यायिक सक्रियता को तेजी से बढ़ावा मिलता है। न्यायिक सक्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है और न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायालय के अंदर बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी डाली गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने बहुत सारे अभूतपूर्व फैसले लिए, पहले के पुराने मुकदमों को तेजी से निपटाया। जैसे हम हवाला कांड के बारे में जान सकते हैं। 1993 में हवाला कांड को लेकर न्यायालय के अंदर शिकायत की गई थी कि सीबीआई इस घोटाले की बहुत धीमी गति से जांच कर रही है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के निदेशक को न्यायालय बुलाया और निजी तौर पर जवाबदेह बनाया और जांच के बारे में समय समय पर सूचित करने के लिए कहा। इसी तरीके से एडवोकेट एसएस तिवारी ने जनहित याचिकाओं के जरिए न्यायालय के अंदर शिकायत की कि दिल्ली में सरकारी बंगलों को जो किराए पर दिया, सरकारी बंगले जो बांटे जा रहे हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रियों को और 72 अति विशिष्ट लोगों को सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया। दिसंबर 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी लक्ष्मण रेखा पार ना करें, कानून ना बनाए, उनका पालन करवाएं। न्यायाधीशों को विनम्रता से काम लेना चाहिए, ना कि राजाओं की तरह व्यवहार करना चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं को समय की बर्बादी भी कहने लगा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी याचिकाएं आने लगी हैं जिनकी सुनवाई करना उचित नहीं है। मिसाल के लिए दिल्ली के अंदर नर्सरी स्कूलों के अंदर दाखिले कैसे किए जाएं, अब ये देखना न्यायालय का काम थोड़ी है, ये देखना तो स्कूलों का काम है। इसी तरीके से एक व्यक्ति ने अपनी जनहित याचिका के अंदर में ये कहा कि जो इंग्लिश के अखबार आते हैं उनमें अश्लील फोटो होते हैं, इसलिए उन्हें घर पर पढ़ने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो न्यायालय ने फैसला सुनाया और कहा कि अगर आपको उस अखबार से दिक्कत है तो आप वो अखबार ना खरीदें, कोई दूसरा अखबार खरीदें। न्यायिक सक्रियता से बहुत सारे अच्छे काम भी हुए। जैसे न्यायालय ने जो है दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए फैसला लिया। इसी तरीके से न्यायालय ने बहुत सारे उम्मीदवारों से उनके शपथ पत्र भरवाए ताकि नागरिकों को पता लग सके जिस उम्मीदवार को हम चुन रहे हैं वो कितना योग्य है। तो न्यायिक सक्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। जी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर बहुत अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।